हाँ जी, तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि अभी तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कर दिए होंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक खिलौना पर 12% की छूट देने के बाद 308 रुपए में बेचा जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूं कि कोई भी दुकानदार आपको जब भी सामान देगा तो उस पर अगर आपको छूट दे रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि आपको वह दुकानदार अंकित मूल्य पर ही छूट देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अंकित मूल्य ही बता देना है। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। एमआरपी कितना हो गया, हम यहाँ से मान लिए कि x है, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, हम यहाँ से मान लिए कि अंकित मूल्य है 100 रुपये और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अब देखिए यहाँ जो 100% है उस वस्तु का अंकित मूल्य, उसमें आपको 12% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको अंकित मूल्य का 12% छूट देने के बाद आपको वह सामान 88% में देगा। ठीक है, अंकित मूल्य जब x% है और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और आपको अंकित मूल्य पर 12% का छूट मिल रहा है, तो आपको वह सामान अंकित मूल्य का 88% पर मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर मिल कितना में रहा है, 308 रुपए में मिल रहा है। तो यहाँ से अंकित मूल्य x बराबर क्या हो जाएगा, 308 गुना 100 बटा में 88। यहाँ पर आप बात समझिए, ये भी जो है क्या है, विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। क्यों? क्योंकि आपको जो सामान मिल रहा है आपको 12 अंकित मूल्य पर आपको 12% का छूट पर मिल रहा है। तो ये भी हम क्या किए हैं, अंकित मूल्य का 12% माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 88% पर आपको वह सामान मिल रही है। ये भी अंकित, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 11 से काट दें, 11 8 88, ठीक है, और 11 दूना 22 और 11 8 88, ठीक है। अब 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 7 चौक 28 और ये 50 दूनी 100, यानी कि यहाँ से अंकित मूल्य यानी कि x का मान आ गया 7 5 35 यानी कि 350 रुपए। यहाँ पर उस वस्तु का अंकित मूल्य है 350 रुपए, इसमें आपको 12% लेस करने के बाद आपको सामान 308 रुपए में मिल रही है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करने के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 1250 की राशि 2 साल में 1800 हो जाएगी। यहाँ पर हमें दर बता देना है, तो आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करिए मात्र 30 सेकेंड में। यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्राइस यानी कि पी का मान दिया गया है 1250 रुपये और अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया गया है 1800 रुपये। तो हमें दर यानी कि रेशियो बता देना है। आपके पास टाइम भी दिया गया है 2 साल, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम मूलधन और मिश्र धन के अनुपात की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 0 से यहाँ से आप 2 से काट दीजिए दोनों को, ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 900, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरे बातों को। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30, ठीक है।
यानी कि 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30। यहाँ देखिए 5:6 हो गया, यानी कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो गया 5:6। देखिए मूलधन 5 था, मिश्रधन हो गया 6, कितना बढ़ा है 1। तो हमें दर बता देना है, रेशियो यानी कि दर बता देना है। कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, कितना था पहले 5 था गुना 100। ठीक है, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है। कितना मूलधन यहाँ पर है, देखिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया 5:6, यानी कि मूलधन 5 था और मिश्रधन हो गया 6। तो कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, कितना में से बढ़ा है तो 5 में से बढ़ा है गुना 100, यानी कि 20 × 5 = 100। ये हो गया दर, हो गया हमारा 20% हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो यहां से हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन खुद से करिए एकदम ही। इसको तो आपको क्या करना है, देखते ही मारना है इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 को जो है देखते ही इसका आंसर मारना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो आप पहले समझिए, कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, जब साइड 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 यानी कि तीनों भुजाएं जो है बराबर हो, या फिर साइड एंगल साइड हो, या फिर एंगल साइड एंगल हो। तो अगर इन तीनों कंडीशन में अगर कोई एक भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वह ट्रायंगल क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सर्वांगसम नहीं होगा। तो यहाँ पर इन तीनों से तो सर्वांगसम होगा, तो बचा यहाँ पर कौन, यहाँ पर बचा साइड साइड एंगल। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ये क्या है, ये सर्वांगसम का रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो गया सी। आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करिए। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है, आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आप करिए और आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर बाई 5 मीटर आयताकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए, इसका सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए। अरे गुरुदेव, इसका सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए। देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक आयताकार फर्श है, एक आयताकार फर्श है, ठीक है। इसका लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर। हमें बता देना है कि इसमें जो है हमें कारपेट लगाना है और एक कारपेट की लंबाई और चौड़ाई कितना है, एक कारपेट का लंबाई और चौड़ाई है 6 मीटर और 5 मीटर। तो ऐसा कारपेट, इसको पूरे ढकने के लिए हमें कितना कारपेट लगेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए कि अगर हम पूरे फर्श का क्षेत्रफल में, पूरे फर्श के क्षेत्रफल में एक कारपेट के क्षेत्रफल से अगर हम भाग दे देंगे तो इस पूरे फर्श को ढकने में कितना कारपेट की आवश्यकता होगी, हमें संख्या निकल जाएगा। तो यानी कि ये फर्श आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कारपेट की संख्या की, कारपेट की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल और फर्श आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई और
एक कारपेट के क्षेत्रफल से अगर हम भाग देंगे तो कारपेट की संख्या निकल जाएगी, और कारपेट आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुना 5 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। 6 6 36 और 9 5 45 यानी कि कारपेट की संख्या आ गई 9 6 54 यानी कि 54 कारपेट लगेंगे उस आयताकार क्या है फर्श को ढकने के लिए। उस आयताकार फर्श को ढकने के लिए हमें 14 कारपेट की आवश्यकता होगी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आपका भी आंसर 54 ही आया होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करिए। हाँ जी, तो अब मैं ये आशा करता हूं कि अभी तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कर लिए होंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसे 960 रुपए का छूट मिला, तो मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्या था। यहाँ पर फिर समझिए, कोई भी दुकानदार आपको छूट दे रहा है तो ये जाहिर सी बात है वह दुकानदार आपको छूट अंकित मूल्य पर ही देगा, यानी कि एमआरपी पर ही आपको छूट देगा। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि मोबाइल के अंकित मूल्य की, तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि चलो उस मोबाइल का अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य, मोबाइल का अंकित मूल्य है 100 रुपए, और कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%। आप मेरे बात को मानते हो। हम यहां से मान लिए कि उस मोबाइल का अंकित मूल्य है 100 रुपए और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अब देखिए, वह दुकानदार जो है आपको 30% का छूट दे रहा है। तो समझिए, अंकित मूल्य है 100% और 30% छूट देने के बाद आपको वह सामान अंकित मूल्य का 70% पर मिल जा रही है। ठीक है, यहां पर आपको जो है 30% का छूट मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको मोबाइल पर 30% का छूट मिल जा रहा है। 30% के छूट पर आपको जो है 960 रुपए की छूट मिल जा रही है। तो अरे भैया, एक तरह से ये जो छूट है, जो परसेंट में जो छूट है, यही ना इसके बराबर होगा। आपको लग रहा है कि हमको 960 रुपए का छूट मिल गया, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या मिला, अंकित मूल्य का केवल और केवल 30% का ही छूट मिला। तो ये दोनों तो बराबर ही ना है। आप ऐसे भी बोलिए कि हमको 30% का छूट मिला, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको 960 रुपए का छूट मिला। बातवा इज सेम डिफरेंस इज तनी मनी। ठीक है, आप मेरे बात को समझ गए होंगे। तो यहां से अगर हम बात करें कि 1% की, अगर हम बात करें, देखिए 30% है बराबर है 960 रुपए की, तो 1% कितना हो जाएगा 960 बट्टा में 30, यानी कि 1 0 से 1 0, 3 3 में 9 और 3 दूना 6, यानी कि देखिए 1% आ गया 32 रुपए। सॉरी, 1% का मूल्य आ गया 32 रुपए। तो यहां से देखिए हमें 100% का मान निकालना है, क्योंकि अंकित मूल्य कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो यहां से अगर हम बात करें 100% की, तो यहां से 100% कितना हो जाएगा 32 गुना 100 बराबर आ गया 3200, यानी कि उस मोबाइल का अंकित मूल्य था 3200 रुपए हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको 30% का छूट मिला, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें 960 रुपए का छूट मिला। छूट आपको बराबर मिला है। ठीक है, तो यानी कि उस मोबाइल का अंकित मूल्य कितना है 3200 रुपए है उस मोबाइल का अंकित मूल्य। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आप क्या करिए,
अब आप क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है। आप क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए और आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आप जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करिए। जितनी जल्दी हो सके आप उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। बात को समझिए। जब आप किसी पासे को फेंकोगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। इन्हीं 6 में से ना कोई एक आएगा। लेकिन हमें बताना है कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो बात समझिए, एक पासे को जब आप फेंकोगे तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। देखिए कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि वह 1 को भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं। मेरे भैया 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो यानी कि अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की तो है 2, 3 और 5। संख्या कितने आ गया, संख्या आ गया 3 और टोटल संख्या है 6। कुल अगर हम कुल घटना की बात करें तो कुल घटना कितना है, कुल घटना है 6। तो अगर हम यहां से प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2 प्रायिकता होगी 1/2। अगर आप किसी एक पासे को फेंकोगे तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप अब क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करिए। आपको तो इस तरह का क्वेश्चन को देखते ही आंसर मारना चाहिए। फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। आप क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन 20 सेकेंड में आप करिए और आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी डाल दीजिए। यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की तो आपका आंसर क्या है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। यहां पर बोला जा रहा है किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। हमें बता देना है कि वह त्रिभुज कौन सा होगा। अब आपका टाइम यहां पर खत्म हुआ। जल्दी से आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि किसी एक त्रिभुज का कोण अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर है। तो आप इमेजिन, आप क्या करिए, एक ऐसे त्रिभुज को इमेजिन करिए जिसका कम से कम एक कोण फिक्स हो। तो हम ये जानते हैं, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक तो कोण एकदम फिक्स होता है कि एक कोण इसका 90 डिग्री के बराबर ही होगा। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की तो इसमें एक फिक्स होता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा ही होगा। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के जो आंतरिक कोणों का योगफल होगा वह क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, मेरे बात को आप मानते हो एकदम। अच्छा, तो गुरुदेव अगर हम यहाँ से देखिए, जब ये 90 है, अगर हम मान लेते हैं कि ये कोण 10 डिग्री का है तो ये कोण कितना होगा, 80 डिग्री का होगा, तभी ना इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर समझिए, अगर हम बात करें अब कोण की तो यहाँ देखिए इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग जो है तीसरे कोण के योग की तीसरे कोण के बराबर है। इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो आप बात को ध्यान से सुनिए, जब किसी एक त्रिभुज का कोण अन्य 2 कोणों के योगफल के अगर बराबर है तो वह हमेशा समकोण त्रिभुज ही होगा।
जब, फिर से सुनिए, जब किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य दो कोणों के योगफल के अगर बराबर है तो वह त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज ही होगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन आप एकदम 30 सेकेंड के अंदर ही बता दीजिए कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन आप खुद से ही कर दीजिए। आप जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, क्या होगा इसका आंसर। आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन करिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 10 मीटर विमाव वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक कमरा है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है और हमें बता देना है कि उस कमरे में हम सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगा जिसको हम उस कमरे में रख सकते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, रोकिए और आप इस पर फोकस करिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अभी। मान लीजिए कि ये क्या है, एक आयताकार खेत है, एक ये आयताकार खेत है। तो आप मुझे बता दो कि इस आयताकार खेत में हम सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई वाली छड़ हम कितना लंबा कर रख सकते हैं। तो अगर आप लंबाई के बराबर रखेंगे या फिर आप चौड़ाई के बराबर रखेंगे तो, लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर हम उस छड़ को इस छोर से लेकर के इस छोर तक रखेंगे तो ये क्या होगा, ये सबसे बड़ी लंबाई होगा, ये उस छड़ का सबसे बड़ी लंबाई होगा। यानी कि अगर हम विकर्ण के बराबर रख दें, अगर हम विकर्ण के बराबर रख दें तो वह सबसे बड़ी लंबाई होगा छड़ का। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इसको आप रिलेट करिए इस क्वेश्चन से। यहाँ पर एक कमरा है जो कि 10 बाई 10 और उसका ऊंचाई है 5 का एक कमरा है। यानी कि देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो ये कमरा एक घनाभ के आकार है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस कमरे में हम उस कमरे के विकर्ण के बराबर क्या अगर हम छड़ रख दें तो वह सबसे बड़ी छड़ की लंबाई होगी। तो यानी कि घनाभ के विकर्ण के, यानी कि अगर हम घनाभ के विकर्ण के बराबर का अगर हम छड़ की लंबाई लेते हैं, छड़ की लंबाई, ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। तो यानी कि यहाँ पर दिया गया है 10, 10 और 5, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25, यानी कि 225 और 225 का वर्गमूल होता है 15। यानी कि उस कमरे में हम अधिक से अधिक 15 मीटर के छड़ को रख सकते हैं। तो यहाँ से छड़ की लंबाई आ गई 15 मीटर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो अब आप क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन जल्दी से करिए। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करने के लिए। आप जल्दी से जल्दी आप इसका सॉल्यूशन करिए। आप क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन 30 सेकेंड के अंदर में ही कर दीजिए। जल्दी से करिए आप क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कर दीजिए, एकदम 30 सेकेंड के अंदर ही। हाँ जी, तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग सॉल्यूशन कर लिए होंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। यदि उनके वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है तो उनके आयु के बीच का अंतर हमें बता देना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर मान लें कि पुत्र की यानी कि सन की
वर्तमान आयु मान लीजिए कि x है, ठीक है, और मान लीजिए कि फादर की वर्तमान आयु है y, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनके वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है, यानी कि x प्लस वाई का मान है 64। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान में है x, 10 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 10। पिता की वर्तमान आयु है y, 10 वर्ष बाद यानी कि इसमें हम 10 जोड़ देंगे। 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इस तरह से। तो यहां से क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 दूनी 20 बराबर y प्लस 10, ठीक है। यानी कि 2x माइनस वाई बराबर इधर आएगा तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करिए, अब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ से अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 64 और 2x माइनस वाई बराबर -10 जोड़ेंगे तो -y और प्लस y हो जाएगा कैंसिल आउट। 2 1 3 x बराबर यहाँ पर क्या होगा 54 हो जाएगा, ठीक है। 18 3 54 यानी कि x का मान आ गया 18, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 18 वर्ष, ठीक है। आप मेरे बात से एकदम सहमत है। तो अब आप क्या करिए, अब आप समीकरण 1 में x का मान पुट करिए, यानी कि 18 प्लस y बराबर 64, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 64 माइनस 18 14 ये होगा। तो 14 में से 8 जगह कितना बचेगा 8 6 14, यहाँ पर 6 और यहाँ बचा 5 46, ठीक है। यानी कि यहाँ से पिता की वर्तमान आयु आ गई 46 वर्ष। हमें इनके बीच का अंतर बता देना है। तो देखिए पिता और पुत्र के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, पिता और पुत्र के बीच का अंतर हो जाएगा यानी कि 46 माइनस 18 बराबर 8, यहाँ बचा यानी कि 28 वर्ष का अंतर होगा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। देखिए पिता और पुत्र के आयु के बीच का अंतर आप 10 साल बाद निकालिए या फिर 20 साल बाद निकालिए, उनके बीच का जो अंतर होगा अंतर बराबर ही होगा हमेशा। तो यानी कि पुत्र और पिता के आयु के बीच का अंतर हो जाएगा 28 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन। अगर आप समझ गए हैं तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन खुद से करिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का टाइम है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करके उसका जो भी आंसर है आप क्वेश्चन नंबर दे करके उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है यदि x y से 50% अधिक है तो y को कितने प्रतिशत बढ़ाना जाना चाहिए ताकि वह x से 100% अधिक हो जाए। तो आप जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट करिए। आप जितनी जल्दी हो सके आप क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन आप करके उसका आंसर जो भी है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि x और y है, x जो है y से कितना 50% अधिक है। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि चलिए y 100 है, हम यहाँ से मान लिए कि चलिए y जो है 100 है और x जो है y से 50% अधिक है। तो 100 का 50% अधिक कितना हो जाएगा 150, यानी कि x जो है 150 है। x जो है y से 50% अधिक है, यदि मान लीजिए कि 100 y जो है 100 है तो x 150 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा,
अब यहाँ पर क्या होगा, बात को समझिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि y को कितने प्रतिशत बढ़ाना जाना चाहिए ताकि वह x से 100% अधिक हो जाए। देखिए x जो है 150 है, x 150 है और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। x 150 है और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो हमें इसका 100% अधिक चाहिए। हमें y को जो है इसका 100% अधिक करना है, तो ये 100% है, इसका अब 100% अधिक कितना हो जाएगा, इसका 100% अधिक हो जाएगा 300। ये 100% है और इसका 100% और अधिक चाहिए, मतलब क्या कि इसको हमें दोगुना करना होगा। तो यानी कि x अगर 150 है तो y को इसके 100% अधिक करने के लिए x को 300 होना पड़ेगा। अब समझिए y 100 है पहले से और इसको 300 होना है, y पहले से 100 है, इसको 300 होना है, तो कितना बढ़ना पड़ेगा, 200 बढ़ना पड़ेगा। कितना पहले से है, 100 पहले से है, गुना 100। हमें जो है y का मान बताना है कि y को हम कितना % बढ़ा दें, y को हम कितना % बढ़ा दें कि वह x का 100% अधिक हो जाए। तो x 150 है, इसका 100% अधिक मतलब कि ये 300 होगा। तो y 300 कब होगा, जब हम y 100 है और इसको 300 होना है, तो हम y को 200 और बढ़ाएंगे तो ये 300 हो जाएगा। यानी कि हम इसको बढ़ाएंगे 200, पहले से ये था 100, इसमें हम 100 से गुना कर देंगे तो हमें % निकल जाएगा। तो ये 100 से 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी कि अगर हम y को 200% बढ़ाते हैं, अगर हम y को 200% बढ़ाते हैं तो वह x से 100% अधिक हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। तो अब आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए और आप अपने आंसर को क्या करिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। आप पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन करते हैं।